स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल परेशान होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। फटाफट से आ गया है सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, वो भी क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का है। बेटा फटाफट से करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सैम्पल क्वेश्चन से ही हो, मतलब सैम्पल पेपर के क्वेश्चन से हो, बल्कि ये क्वेश्चन वो है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और सीबीएसई को इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। फटाफट से देखते हैं बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा है? डिफाइन सेल रेस्पायरेशन। ठीक है, सेल रेस्पायरेशन। ठीक है, सेल रेस्पायरेशन क्या होता है? सेल कैसे रेस्पायर करता है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड प्रोड्यूसेस एटीपी। जब ग्लूकोज बेटा जब टूटता है तो क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन इंक्लूड ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये सारे बेटा प्रोसेसेस है कि जब ये ग्लूकोज जब टूटता है और एटीपी बनता है तो उसके बीच में जो सेलुलर पूरे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उस बीच में कितने और प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और कैसे हमको मिलता है एटीपी। अच्छा, एक और चीज़ है, आपकी जो सेल होती है, ठीक है, सेल में आपका जो उसका एनर्जी हाउस होता है सेल का, उसका नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मुझे आप लोग बताओगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। पावर हाउस कह सकते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? ठीक है, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि ये आपकी क्लास 10 से ही है। इन विच ईयर डिड द गंगा एक्शन प्लान केम इनटू बीइंग? बेटा गंगा एक्शन प्लान का मतलब था कि जो रिवर में बहुत ज़्यादा कचड़े हो जाते थे, बहुत ज़्यादा गंदगियाँ फैला देते थे, जो टूरिस्ट होते हैं या फिर जो भी वहाँ पर ट्रैवलर होते हैं, क्या करते हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा कचरा फैला कर चले आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, पूरा जितना भी प्रॉब्लम होती है वो रिवर को सहनी पड़ती है। ठीक है, रिवर में गंदगी हो जाती है, वहाँ के जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको देखते हुए बेटा, इसको देखते हुए क्या किया गया, एक गंगा एक्शन प्लान नाम का एक प्रोसेस चलाया गया, एक अभियान चलाया गया। उसमें क्या है बेटा, द गंगा एक्शन प्लान GAP। इसको देखो, अगर हाँ GAP अगर आपको लिख देगा और पूछेगा इसका फुल फॉर्म देख लो तो बता देना गंगा एक्शन प्लान है। ठीक है, मतलब GAP का फुल फॉर्म है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये गंगा है बट हम उसको इंग्लिश में गंगा प्रोनाउंस करते हैं। द गंगा एक्शन प्लान GAP वॉज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1986 टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑन द रिवर। ठीक है बेटा, तो गंगा एक्शन प्लान इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गंगा के लिए था, ये सारी नदियों के लिए था। और साथ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी आए थे कि आपको यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना। आप अगर घूमते होगे, आप मतलब टूरिज्म आपको करना पसंद होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते भी होगे। ठीक है, तो बेटा कौन से ईयर में आया था एक बार फिर से देख लो। ये रहा आपका 1986 में आया था। ठीक है, 1986 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है व्हाट इज कैटिनेशन। बेटा कैटिनेशन क्या है बताओ, ये कौन से चैप्टर से है? बताओ। ओके, 4 चैप्टर्स है। ठीक है, चलो। एज अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है बेटा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम मतलब क्या होता है बेटा, एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्मॉल बिटवीन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। बेटा क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स होती है, मतलब जब आप शेयर करते हो तो वो फोर्स नहीं होती, मतलब आप नहीं, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में तो वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं होती, मतलब वो जो सॉलिड में होता है ना एकदम टाइटली बॉन्डेड होता है, वो वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, शेयरिंग में दीज बॉन्ड्स ब्रेक इजिली, और ये क्या होता है बेटा, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो कैटिनेशन कौन करता है बेटा? कार्बन करता है। ठीक है, कार्बन ही करता है शेयरिंग और केयरिंग। ठीक है, तो शेयरिंग करता है इसलिए उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता और इसलिए वो क्या होता है बेटा, आसानी से टूट सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। बेटा 5th चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। इसका क्या है बेटा, ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? R2O होता है। ठीक है, साथ साथ में अगर हाइड्राइड फॉर्मूला की बात करें तो RH होता है। ठीक है, वेयर R रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर। ये क्या है? R क्या है बेटा? ग्रुप नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर आइसोटोप। बेटा आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पढ़ के जाना। ठीक है, आइसोटोप, what are isotopes? Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number। क्योंकि देखिए सीबीएसई क्या करता है ना, उसको पता है कि आप सबने पढ़ा है, सब पढ़ते तो सब है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस उठाता है जहाँ पर कंफ्यूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आइसोटोप, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एटॉमिक नंबर सेम था,
नहीं मास नंबर, अरे क्या था, ठीक है, एटॉमिक मास सेम था क्या एटॉमिक नंबर सेम था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना और बहुत ही ज़्यादा एकदम याद होना चाहिए कि हाँ एकदम कंफर्म होना चाहिए आपको। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देखो आइसोटोप में क्या है बेटा, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है बेटा 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन आपके जो आप मास नंबर देख रहे हो, क्योंकि मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ पर हाँ यहाँ 12 है और यहाँ क्या है 14 है, तो ठीक है 2 है केस, मतलब 2 बन गया, कार्बन ही है लेकिन क्या बेटा मास नंबर डिफरेंट है। इसमें भी आपको यही केस है, ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स इन विच पार्ट। अब आप मुझे बताएंगे न्यूरॉन में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में जो चेंज होता है तो कहाँ होता है, एक्सोनल एंड में होता है, ठीक है बेटा, एक्सोनल एंड में। अच्छा एक और बात बता दूं, न्यूरॉन का फिगर अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि न्यूरॉन का फिगर आपको बनाने के लिए ना आए ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बनाने के लिए आए, लेकिन उससे क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। न्यूरॉन से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है बेटा, तो न्यूरॉन आप अच्छे से पढ़ के जाना। ओके नेक्स्ट है बेटा, अगर आपको कन्फ्यूजन होगी न्यूरॉन में, आप मुझे बोल देना, मैं आपके लिए पूरे टॉपिक को समझाने के लिए फिगर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। वाई बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल आर कंसिडर्ड एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, गिव रीजन, ठीक है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारे जो हैं इनको क्यों बोला जाता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग, ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना बेटा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग की, ठीक है। अच्छा एक और बात है, हाइड्रा किसका इसमें एग्जाम्पल है, मतलब हाइड्रा किसके अंदर आता है, बडिंग के अंदर आता है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर आता है या रीजनरेशन के अंदर आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इसका रिप्लाई आपको करना ही होगा, ठीक है, चेक करना है नॉलेज तो आपको करना होगा, ठीक है। मैं देखती हूँ आप क्या बोलते हो, आंसर करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। Fragmentation, regeneration and budding are considered as an asexual type of reproduction because ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें कोई 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू माइटोटिक डिवीजन, ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, पेरेंट्स 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है और क्या करते हैं बेटा, माइटोटिक डिवीजन से ये डिवाइड करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और फटाफट से वो क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को ये प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं, नया लाइफ दे देते हैं, ठीक है, बिना किसी 2 पेरेंट के यूज के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है, दोनों से होते हैं, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसको मतलब वो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों यूज करता है, ठीक है, तो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। विच प्रोसेस इज बेटर एंड वाई, अब इसमें बताना है, देखो प्रोटोजोन्स ये तो है कि बाइनरी फिजन भी करते हैं, मल्टीपल फिजन भी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब इनके लिए सबसे बेनिफिटफुल बोलें या फिर कौन सा सबसे बेटर प्रोसेस होगा, ठीक है, तो देखते हैं बेटा। Multiple fission is better than a binary fission because it produces many daughter cells inside a protective structure called cyst, ठीक है बेटा, क्या है, मल्टीपल फिजन जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। फिजन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल फिजन होता है, बाइनरी फिजन। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मल्टीपल फिजन क्या होता है, मैं बता देती हूँ, जिससे क्या होते हैं बहुत सारे जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं उसको बेटा बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है, मतलब डिवाइड करते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें बेटा, उसमें क्या होता है, सिर्फ दो से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अमीबा बाइनरी फिजन का, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल आप मुझे दोगे, ठीक है बेटा, मल्टीपल फिजन का प्रोटोजोन नहीं देना, वो चीटिंग हो जाएगा, ठीक है, होशियारी नहीं। बाइनरी फिजन का तो मैंने बता दिया आपको, अब आप मुझे मल्टीपल फिजन का एग्जांपल दोगे। मैंने 3 क्वेश्चन दिया, ध्यान से आपको करना है, ठीक है, मैं एक बार फिर से लास्ट में रिमाइंड करा दूंगी आपको क्वेश्चन। ओके नाउ मल्टीपल फिजन इज बेटर ऑब्वियसली देन बाइनरी फिजन बिकॉज क्या करता है बेटा, ये बहुत सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे, ठीक है, और ये किस में करता है डॉटर सेल प्रोड्यूस, सिस्ट में करता है। सिस्ट क्या बेटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सबको सेव करके रखता है, ठीक है, तो सेव करके रखता है। एक और मैं बात बता दूं बेटा इसमें आपको कि जब मल्टीपल फिजन होता है
ठीक है। जब मल्टीपल फिजन होता है तो क्या होता है बेटा, उसमें डॉटर सेल्स जितने भी होते हैं उनका जो जैसे कि इतने सारे होते हैं तो सबके लिए अच्छे से उनका स्ट्रक्चर ना बन पाना या फिर ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है, मतलब उनका ग्रोथ अच्छे से ना हो पाए, तो ये क्या होते हैं, मतलब कई तो उसमें वैसे ही मर जाते हैं। तो इसीलिए मल्टीपल फिजन अच्छा होता है, क्योंकि बेटा अगर बाइनरी फिजन होगा तो सिर्फ दो होंगे, पता चलेगा कि अगर उनके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर वो अच्छे से अब उनका ग्रोथ नहीं हो पाया तो क्या होगा, मतलब कि उनका पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, मतलब कि वो उनका लाइफ और डेथ उनका एक जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन के तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन होते हैं, मतलब अगर कितने भी मर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा मल्टीपल फिजन है, इसीलिए कहा गया है कि मल्टीपल फिजन अच्छा होता है, बेटर होता है, ठीक है। एक और चीज़ है बेटा, इस सिस्ट के बारे में याद रखना, पूछा जा सकता है आपको एक क्वेश्चन में कि व्हाट इज सिस्ट, ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, ऐसे छोटे छोटे वर्ड दे देता है, ठीक है, दिखने में छोटे रहते हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हमें याद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेंशन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है बेटा आपका फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स से डरना नहीं है, मिरर चैप्टर का आपका फॉर्मूला है, मिरर चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये तो बहुत मैं बता रही हूँ आपको, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर, बेटा जहाँ पर दो चीज़ें एक जैसे सिमिलर है ना, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो जैसे एक जैसे दिखती हैं, तो एक जैसे लगती हैं, एक जैसे दिखती हैं, एक जैसे समझ में आती हैं, तो क्या करता है सीबीएसई ऐसी जगह से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, क्योंकि पता है उसको कि तैयारी तो सब लोग करते हैं लेकिन बेहतर तरीके से तैयारी करने को जब पकड़ना होता है ना सीबीएसई को, तो वो ऐसे क्वेश्चन को पुटअप करता है जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो बेटा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है बेटा, जिसके आपको ऐसे मतलब ऐसे जो पीछे वाला सरफेस होता है वहाँ पर लाइट पड़ती है, ठीक है, एज अ शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर के लिए यूज़ किया जाता है इन टॉर्चेस प्रोड्यूसिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, टॉर्चेस में क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बहुत मुझे कंफ्यूजन होती है यार इसको प्रोनाउंस करने में, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल, यस आई कैन डू इट, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इसके डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है, ये क्या है इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है और इसके बीच का डिफरेंस क्या है वो बताना है स्पेशली, ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम उसको, इसका एग्जाम्पल के साथ हम उसका डिफरेंस देखते हैं। चलो, बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें बेटा, वेस्ट मटेरियल्स विच कैन ब्रोकन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि वो अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होता है, डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब एक टाइम उनका जो एक्सिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मतलब खत्म ही कर देता है, एकदम उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कैटल डंग हो जाएगा, वूल हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बेटा बायोडिग्रेडेबल है। अगर इनको छोड़ दो सालों सालों तक तो ऐसा नहीं कि ये वैसे ही का वैसा पड़ा रहेगा, ठीक है, इन द सेंस कि अगर आप ऐसी जगह पर छोड़ो ना, कि अब जैसे कि आपको रखना है तो आप उसको रख भी सकते हो, लेकिन क्या धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, चांसेस है इनके खत्म होने के, मतलब ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम होगी, हम फटाक से काउडंग को, कैटल डंग को या काउडंग कह सकते हैं, कैटल डंग को हम क्या करेंगे बेटा, उसे बंद कर देंगे, वुल को हम बंद कर सकते हैं, पेपर को बंद कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है, बात ही खत्म। अब बात करते हैं बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल की, बेटा ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे होते हैं, एक ऐसे वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये दोनों वेस्ट ही मटेरियल हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, बेटा हार्मलेस सब्सटेंसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जब देखो बायोडिग्रेड होने में तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हार्मलेस सब्सटेंस छोड़ करके जाएंगे या नहीं छोड़ के जाएंगे ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है बेटा। बायोडिग्रेडेबल में हार्मलेस सब्सटेंस नहीं छोड़ के जाते हैं, मतलब कि वो पेपर को जब आप जलाओगे तो क्या होगा, हल्का फुल्का सा आपको धुआं मिलेगा, हल्का फुल्का सा, लेकिन अगर आप यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं खाए जा सकते हैं और उनको ख़त्म करना, उनके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है हार्मलेस सब्सटेंसेस निकलते हैं। अगर आप उन्हें बर्न भी करोगे ना, जैसे कि प्लास्टिक, जब प्लास्टिक बर्न होता है बेटा तो कहते हैं ना कि वहाँ जिस एरिया में प्लास्टिक बर्न होता है वहाँ पर क्या होता है, लोगों को नहीं रहना चाहिए, ऐसा होता है, क्यों होता है बेटा, क्योंकि प्लास्टिक जब बर्न होता है तब इतने वो इतने हार्मफुल चीज़ें वो रिलीज करता है बेटा, वो क्या कर सकता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर सकता है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को ख़राब कर सकता है,
तो क्या बेटा वो हार्म करता है हमें, ठीक है। साथ साथ में वो इन्वायरमेंट भी खराब करता है। ग्लास का भी वही केस है, इनका एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता, इनको पिघला करके दोबारा इनको कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप इनको पूरी तरीके से खत्म कर दो, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था बेटा आपका डिफरेंस बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हमें डिफाइन करना है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। हमें वैसे तो पता है कि हाँ जिससे फैन चलता है, जिससे बल्ब जलती है, सारी प्रोसेस हमें पता है, लेकिन अगर उसका एक्चुअल डेफिनेशन आपसे पूछे बोर्ड तो आप क्या बताओगे। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। एक अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितना जो फ्लो हुआ है उसका जो कैपेसिटी होता है जो, उसी को हम कहते हैं बेटा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ध्यान से समझ गए हो आप। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज मूव हो रहा है और कितने एरिया में मूव हो रहा है और किस टाइम में मूव हो रहा है, ठीक है। उस कप को जब हम कॉम्बो करके बताते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। आप 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो क्या बताओगे, कैसे बताओगे। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर में, ठीक है, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड, मतलब उसको हम कैसे बता सकते हो, तो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम, मतलब एक ही कूलम का चार्ज होगा, ठीक है, और वो एक ही सेकेंड में, मतलब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जितना मतलब जाएगा, ठीक है, उसी को हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर, ठीक है बेटा। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ये क्या होता है ना बेटा, जिस एज में अभी आपको ना ये सारी चीजें समझना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इससे अच्छा आप ज्यादा आपके पास वक्त नहीं है, आप उसे याद कर लो, ठीक है। क्योंकि व्हेन आई वाज देयर तो मुझे भी लगता था बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता, तो मैंने क्या कर लिया था, उसको समझ लिया था, तो समझ में तो वैसे नहीं आता तो रट लिया था, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपको वो काम करेगा, बट व्हेन यू गो टू 12th और आप जब फर्दर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो इसका अगर हम यूनिट बता दें, 1 एम्पियर इज इक्वल टू बेटा 1 सी क्या बेटा कूलम है, और ये सेकेंड पर, ठीक है, मतलब पर सेकेंड, ओके, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑल द वेरिएशंस इन अ स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय। अब ये बेटा आपका आ जाता है इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन का है। तो ऑल द वेरिएशंस, हम स्पीशीज में जितने भी वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है, डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उनके पास इक्वल चांस नहीं होता सर्वाइव करने का, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। ऑब्वियसली वेरिएशंस क्या होता है बेटा, नेचुरल होता है, ठीक है। अगर हम ये वेरिएशंस किस में बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जैसे कि वेरिएशंस अगर आते हैं तो क्या होता है, हमारे जो एल्डर्स के एल्डर रहे होंगे और उनसे हमारा अगर कंपैरिजन किया जाए तो देन वी आर फर्दर बेटर। कुछ चीज़ों में हम बेकार भी, कुछ चीज़ों में हम अच्छे भी है, लेकिन अभी के एनवायरनमेंट के लिए हम ही अच्छे हैं। अभी के एनवायरनमेंट में अगर हमारे एल्डर मतलब हमारे दादा परदादा को अगर होना पड़ता, हमारे इस एनवायरनमेंट में रहना पड़ता, तो उनके लिए क्या था, ट्रिकी था, ठीक है। मतलब इस जमाने को वो इतना अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते जितना अच्छे से हम कर पा रहे हैं। तो वेरिएशंस क्या होते हैं बेटा, एनवायरनमेंट के साथ साथ वेरिएशन होना जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, द ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्ट एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट विल सर्वाइव। मतलब कि जैसे क्या है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट में किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई पढ़ाकू बच्चा है, उसको एनवायरनमेंट मिल जाए बहुत अच्छे स्कूल का, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई पढ़ाकू बच्चा, उसे जो स्कूल है उसके सारे स्कूल के बच्चे बहुत टॉपर हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो क्या है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छे से वो सर्वाइव कर जाएगा उस स्कूल में, आराम से रहेगा, टॉप करेगा, बढ़िया से पढ़ेगा, ठीक है, उसको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं कोई बैक बेंचर बच्चा है, ठीक है, कोई बैक बेंचर बच्चा है, कोई बदमाश बच्चा है, जिसको बदमाशी में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है जहाँ पर स्पोर्ट्स नहीं है, जहाँ पर आपको कोई और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करने को मिलेगी एक्सेप्ट आपको पढ़ना है, मतलब सिर्फ वहाँ पर आपको पढ़ाई मिलेगी, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए क्या होगा, उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इशू आएगी और वो क्या करेगा, उस स्कूल को छोड़ करके भागने की कोशिश करेगा, मतलब उसका सर्वाइवल वहाँ पर अच्छे से नहीं बैठेगा। तो इस बात को समझ में आ रहा है, मतलब कि यही होता है, नेचुरल वेरिएशन जो होते हैं बेटा एनवायरनमेंट के हिसाब से होते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गई। तो ये था बेटा आपके फुल जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, आपको मिल गए हैं जितने भी सैम्पल क्वेश्चंस थे और जितने भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन से मैंने कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए मैंने इसको यहीं पर ड्रॉप कर दिया है। अगर आपको फर्दर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ में एक और बात बता दूँ,
चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तुम लोग बहुत बदमाश हो, देखते हो लेते हो ना, लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। नेक्स्ट वीडियो आपके इंग्लिश का रख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चंस लाएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चंस मेरे लिए मतलब ये है कहने का कि जो जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनका मतलब वो सैम्पल है आपके लिए। तो वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगी इंग्लिश का, ठीक है। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।